नमस्कार बच्चों, मैं भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर की अध्यापिका पूर्णिमा कपूर आपको अधिपोषण तत्व विषय का एक चैप्टर कक्षा 12 का एक चैप्टर है बैंक, जिसमें बैंक और ग्राहक के संबंध में बताया गया है। बैंक और ग्राहक का संबंध विषय का चैप्टर आपको अध्ययन कराया जाएगा। बैंक के चैप्टर के लिए बैंक और ग्राहक दोनों के आपस के संबंध को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बैंक का अर्थ, यानी कि बैंक और ग्राहक दोनों के आपस के संबंध को समझने के लिए हमें दोनों का अर्थ अलग अलग ही जानना होगा, तभी हम उसके आपस के संबंध को तय कर पाएंगे। सबसे पहले आता है बैंक का अर्थ। जैसे कि सामान्यतः आप सभी जानते हैं, आपको ये जानकारी है कि बैंकों में हम रुपया जमा करते हैं, बैंकों से हम लोन लेते हैं। तो इसी तरह से हम साधारण भाषा में यही कह सकते हैं कि ऐसी संस्था जहां पर हम अपनी जमा धनराशि एकत्रित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम ऋण प्राप्त करते हैं, वह संस्था बैंक कहलाती है। बैंक संस्था मुद्रा और साख का व्यवसाय करती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसमें ग्राहक अपने रुपया जमा करता है और अपनी आवश्यकता पड़ने पर उसमें से समयानुसार रुपया निकालता रहता है। बैंक में जब ग्राहक कोई भी व्यक्ति अपना जब रुपया जमा करता है तो वो अलग अलग खातों के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अपना रुपया जमा करता है, और बैंक से जब वो ऋण लेता है तो भी वो बैंक का ग्राहक ही कहलाता है। इसी तरह से बैंक अपनी साख का निर्माण, साख का मतलब होता है ऋण की व्यवस्था। आम साधारण भाषा में साख गुडविल को भी कहते हैं, लेकिन इस भाषा में, बैंक की भाषा में, साख से आशय उधार की व्यवस्था से है। बैंक साख का निर्माण भी जमा धनराशि से ही करता है। जो भी रुपया बैंकों में जमा होता है, बैंक उसी के आधार पर ग्राहक को उधार देने की व्यवस्था भी बनाता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है ग्राहक। ग्राहक क्या है? हर वो व्यक्ति जो बैंक से लेन देन करता है, हर वो व्यक्ति जो बैंक में खाता खोलता है, हर वो व्यक्ति जो बैंक से रुपया उधार प्राप्त करता है, सभी व्यक्ति बैंक के ग्राहक कहलाते हैं। जो भी व्यक्ति विभिन्न खातों के माध्यम से अलग अलग खातों में, अलग अलग योजनाओं में अपना रुपया जमा करते हैं और समय समय पर उसे निकालते हैं, प्रयोग करते हैं अथवा ऋण के रूप में लेते हैं, वो सभी बैंक के ग्राहक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हर वो व्यक्ति ग्राहक है जो बैंक से रुपया निकालने के साथ साथ बैंक की विभिन्न योजनाओं में भी अपने धन को लगाता है। तो इस तरह से बैंक और ग्राहक दोनों के संबंध हमारे सामने आ जाते हैं। बैंक और ग्राहक का संबंध को हम आगे अलग अलग योजनाओं के आधार पर भी समझा सकते हैं। बैंक और ग्राहक के जो संबंध है उसके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि पहला है व्यक्ति और उसका अभिकर्ता, यानी कि बैंक में कोई भी व्यक्ति या उसके द्वारा नियोजित कोई दूसरा व्यक्ति जो अपने खातों से लेन देन करता है वो बैंक का ग्राहक बन जाता है। जो व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है, बैंक से लेन देन करता है, वो बैंक का ग्राहक कहलाता है। उसी के बदले में यदि कोई व्यक्ति अपने बदले में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है कि मेरा लेन देन ये व्यक्ति करेगा, यानी कि वो उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह भी बैंक का ग्राहक कहलाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मिश्रित पूंजी कंपनी। कोई भी बड़ी कंपनी जो संयुक्त रूप से लेन देन से खुली है, संयुक्त रूप में उनका लेन देन हुआ है, वो कहलाती है मिश्रित पूंजी कंपनी। नाम बैंकों में जो नाम खोलते हैं वो कंपनी के नाम से खाता खोला जाता है, लेकिन उसमें जो भी लेन देन होता है वो उसके अधिकारी, जो उच्च वर्ग के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वो ही उसका लेन देन की योजना चलाते हैं, बैंकों से सभी प्रकार का लेन देन करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है धर्मार्थ एवं अन्य संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जो दान पर चलती हैं। हमारे देश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो दान पर चलती हैं, जिन्हें हम धर्मार्थ संस्थाएं कहते हैं। ये अन्य संस्था के अंतर्गत आती हैं। यदि उनके नाम से बैंक में खाता खोला जाता है तो वो सब भी धर्मार्थ संस्था, यानी कि वे सब संस्थाएं भी बैंक की ग्राहक बन जाती हैं। तो लेकिन
संस्था तो लेन देन नहीं कर सकती और ना ही कोई कंपनी कर सकती है, ना ही कोई फर्म कर सकती है। तो ऐसे ही जैसे कंपनी में उसके अधिकारी नियुक्त होते हैं लेन देन के लिए, वैसे ही धर्मार्थ संस्था में भी उसके अपने कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो बैंकों से आपस में लेन देन करते हैं। तो तीसरा ग्राहक क्या हुआ? तीसरा ग्राहक हुआ धर्मार्थ एवं अन्य संस्थाएं जो बैंकों से लेन देन करती हैं, वो भी बैंक की ग्राहक कहलाती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है अव्यस्क। अव्यस्क आप सभी जानते हैं, नाबालिग को अव्यस्क कहा जाता है, यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ऐसा व्यक्ति भी बैंकों में अपना खाता अपने ही नाम से खोल सकता है और बैंकों से लेन देन कर सकता है। लेकिन वह अपने खाते का संचालन अपने संरक्षक यानी कि अभिभावक के रूप में अपने अभिभावक को अपना संरक्षक बनाकर अपने खाते का संचालन करता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा बैंक का अर्थ वह संस्था जो नकद लेन देन करती है, रुपया जमा करती है, अन्य प्रकार से बैंक ग्राहकों से संबंध बनाती है, वो हमारी बैंक कहलाती है। ग्राहक हर वो व्यक्ति कहलाता है जो बैंकों से लेन देन करता है, बैंकों में खाता खोलता है, बैंक से ऋण वसूल करता है, बैंक की विभिन्न योजनाओं में अपना पैसा लगाता है, वो ग्राहक कहलाता है। और व्यक्ति, मिश्रित पूंजी कंपनी, धर्मार्थ एवं अव्यस्क, ये सभी विभिन्न प्रकार से बैंकों के ग्राहक कहलाते हैं। अभी तो हमने पढ़ा बैंक और ग्राहक के प्रकारों के विषय में, लेकिन आज हम पूरी जानकारी लेंगे। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है बैंक और ग्राहक का संबंध, तो हमें विशेष जानकारी लेनी है बैंक और ग्राहक के बीच में किस किस प्रकार का संबंध होता है। सबसे पहले टॉपिक आता है ऋणी और ऋणदाता का संबंध। हम ये जानते हैं कि हम अपना रुपया बैंकों में जमा करते हैं अथवा बैंकों से रुपया निकालते हैं, लेकिन हमारे बीच में विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं। सबसे पहले टॉपिक है ऋणी और ऋणदाता का संबंध। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक और ग्राहक के बीच मुख्यतः देनदार और लेनदार का संबंध होता है। कभी तो हम ऋणी होते हैं, कभी बैंक ऋणी होता है। किस प्रकार से? जब कोई ग्राहक अपना रुपया बैंक में जमा करता है तो वो बैंक का ऋणदाता बन जाता है, क्योंकि उसने अपना रुपया बैंक को प्रयोग करने के लिए दिया है, तो वो ऋणदाता हो गया। और बैंक ने विभिन्न खातों के माध्यम से उसका रुपया अपने पास जमा किया, तो इसलिए बैंक उसका ऋणी हुआ। तो बैंक तो ऋणी हुआ और ग्राहक ऋणदाता हुआ उस कंडीशन में जबकि कोई ग्राहक अपना रुपया बैंक में जमा करता है। इसी के साथ इसी को अगर हम दूसरा नज़रिया देखें, दूसरे रूप में देखें, तो जब कोई ग्राहक, बैंक का ग्राहक बैंक से ऋण प्राप्त करता है, जब कोई ग्राहक बैंक से ऋण प्राप्त करता है तो यानी कि वो बैंक से रुपया प्राप्त करता है और उसका अपने व्यापार में, अपनी योजनाओं में प्रयोग करता है, तो उस समय ग्राहक ऋणदाता ऋणी बन जाता है और बैंक चूँकि हमें ऋण देता है, हमें अपना रुपया वसूल कर अपना रुपया प्रयोग करने की इच्छा, स्वतंत्रता देता है, तो वो ऋणदाता बन जाता है। तो दो तरह से हमने इसका नज़रिया देखा। जब ग्राहक रुपया जमा करता है और बैंक अपने पास उस रुपये का प्रयोग करता है तो बैंक ऋणी और ग्राहक ऋणदाता। लेकिन जब ग्राहक बैंक का रुपया प्रयोग करता है खातों के माध्यम से, तो ऋण के माध्यम से, तो ग्राहक ऋणी हो जाता है और बैंक ऋणदाता हो जाता है। तो इस तरह से पहला संबंध हुआ ऋणी और ऋणदाता का संबंध, जिसकी निम्न विशेषताएं भी बताई गई हैं। यदि पहली विशेषता है ग्राहक के आदेश अनुसार भुगतान। जब बैंक में रुपया जमा होता है किसी ग्राहक का, कोई ग्राहक अपना रुपया बैंक में जमा करता है, तो जब तक उसकी आज्ञा नहीं होती, जब तक वो आदेश नहीं करता, तब तक उसके खाते में से किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान नहीं दिया जाता। मान लीजिए मैंने किसी को भुगतान कर तो दिया, पेमेंट तो दे दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे खाते में से अभी रुपया ना निकाला जाए, तो इस प्रकार से मैं बैंक को उस धनराशि का भुगतान करने से रोक सकती हूँ। बैंक उस धनराशि का भुगतान नहीं करेगा। दूसरी विशेषता है ऋणी को ऋण का प्रयोग करने की स्वतंत्रता।
ऋण के रूप में जो भी रुपया ग्राहक बैंक से प्राप्त करता है वह एक खाते में जमा होता है। उसके लिए ग्राहक को मीन्स ऋणी को पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह उस रुपये का प्रयोग कभी भी कहीं भी कितनी भी धनराशि के रूप में, जो उसकी एक लिमिट है जितना उसने ऋण लिया है, उसका प्रयोग वो कभी भी कहीं भी कर सकता है। उसका प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, बैंक उसके लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता। तीसरा आता है ग्राहक के खातों की गोपनीयता। सबसे बड़ी मुख्य विशेषता यही होती है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहक की कोई भी सूचना किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं देता। अपने ग्राहक की वह पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाकर रखता है। ग्राहक के खातों की कोई जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनके अनुसार बैंक ग्राहक के खातों की जानकारी देने के लिए बाध्य है। जैसे न्यायालय से यदि आज्ञा हुई है तो ग्राहक के खाते की पूर्ण जानकारी देनी होगी। यदि न्यायालय से किसी प्रकार से किसी भी रूप में कोई आदेश हुआ है कि आपको अपने खाते की आपको इस ग्राहक के खाते की पूर्ण जानकारी देनी है, तो बैंक को इसके खाते की ग्राहक के खाते की पूर्ण जानकारी देनी होगी। इसके बाद दूसरी विशेषता आती है, यदि उसका व्यवसाय कुछ इस प्रकार का है जो समाज में, राष्ट्र में विकास करने में बाध्य है, तो भी ग्राहक के खाते की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियां हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, यदि ग्राहक खुद चाहता है कि मैं किसी दूसरे ग्राहक को अपनी छवि बनाने के लिए, उसको अपने व्यापार की स्थिति दिखाने के लिए, अपने व्यापार की पूर्ण दशा क्या है चल रही है मेरी, तो मैं उसकी जानकारी सामने वाले पक्ष को दूं, तो उस कंडीशन में भी बैंक अपने ग्राहक के खातों की पूर्ण जानकारी अन्य व्यक्ति को दे सकता है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा ऋणी और ऋणदाता का संबंध। इसी के विषय में हमने 3 प्रकार की विशेषताएं पढ़ी हैं कि ग्राहक के आदेश के बिना कोई भी बैंक अपने ग्राहक के खाते में से भुगतान नहीं करता। दूसरा पढ़ा है ऋणी को ऋण का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति बैंक से ऋण प्राप्त करता है उसे पूर्ण रूप से वो उस पैसे का क्या प्रयोग करेगा, उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा है ग्राहक के खातों की गोपनीयता। विशेष तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी कोई भी बैंक अपने ग्राहक के खाते की गोपनीयता को भंग नहीं करता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे कि मैंने आपको बताई हैं, उन परिस्थितियों में ही वे अपने ग्राहक के खातों की जानकारी अन्य पक्ष को देता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध। प्रधान मालिक, अभिकर्ता एजेंट। हम साधारण तौर पर यही कहते हैं कि प्रधान मालिक है और अभिकर्ता एजेंट को कहते हैं। तो बैंक और मालिक और एजेंट का संबंध कैसे हो सकता है? बैंक और ग्राहक के बीच में आड़तिए और मालिक का ही संबंध होता है, क्योंकि कुछ विशेष कार्य हैं जो बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है। जो वो विशेष कार्य अपने ग्राहक के लिए करता है, तो उस रूप में ग्राहक मालिक हो जाता है और जो बैंक है वो अभिकर्ता हो जाता है। जैसे पहला पॉइंट आता है, आपकी पुस्तकों में ही है ये, ग्राहकों के बिलों और चेक, प्रतिज्ञा पत्र आदि का भुगतान करना। ग्राहक की ओर से जब ग्राहक की ओर से जब ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए उसके चेक का, उसके बिल का, उसके प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान करने का आदेश देता है, तो वह अभिकर्ता के रूप में उसके बिलों का भुगतान करता है। इसके बाद ग्राहक के किराए का, ऋण पत्रों का, लाभांश का, इन सब का भी बैंक अपने पास धनराशि वसूल करता है। तीसरा पॉइंट आता है ग्राहक की ओर से ऋणों की किस्तों का, चंदे का, किराए का या बीमे की किस्त का बैंक भुगतान करता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं, हम घर पे बैठे बैठे डिजिटल माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपनी हर चीज़ का पेमेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राहक बैंक को आज्ञा देते हैं कि वे इस खाते में हमारा इतना रुपया जमा कर दे।
हमारी बीमा पॉलिसी का भुगतान कर दे, हमारे किराए का भुगतान कर दे, हमारे बिजली के बिल का भुगतान कर दे। इन सब चीज़ों का ग्राहक की ओर से वह भुगतान कर देता है तथा ग्राहक के कहने पर वह ग्राहक के खाते में जमा धनराशि को किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में भी हस्तांतरित करता है। और इसके अतिरिक्त आता है ग्राहक के आदेश अनुसार बैंक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। तो जब ग्राहक के आदेश के अनुसार बैंक कोई भी कार्य करता है, विभिन्न योजनाएं लागू करता है, कुछ भी लागू करता है, तो वो सब संबंध प्रधान और अभिकर्ता का संबंध कहलाता है। उस कंडीशन में ग्राहक प्रधान होता है और बैंक अभिकर्ता कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं धरोहरधारी एवं धरोहरकर्ता का संबंध। धरोहरधारी आप सभी जानते हैं, आपके अपने घर में भी आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने बैंकों में विशेष प्रकार के लॉकर लेकर अपने ज्वेलरी, अपने इम्पॉर्टेंट दस्तावेज, कुछ और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारे घर में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, हम लोग बैंक में लॉकर लेते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बैंक में सुरक्षित रखते हैं। तो मेन संबंध वही आ जाता है कि जब कोई ग्राहक अपनी मूल्यवान वस्तुओं को, अपने इम्पॉर्टेंट दस्तावेजों को, अन्य प्रकार की जो भी हमारे अधिकार पत्र होते हैं, उन सब को यदि किसी लॉकर में बैंक के पास सुरक्षित रखते हैं और बैंक उनकी सुरक्षा करता है, उनकी सुरक्षा का वचन देता है, तो उस कंडीशन में हमारा संबंध धरोहरधारी और धरोहरकर्ता का कहलाता है। उसके लिए बैंक हमसे कुछ शुल्क वसूल करता है, कुछ कमीशन लेता है, सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का बैंक को कोई हानि होती है और लॉकर में जो धन हमने अपना सुरक्षित रखा है, वो अगर किसी प्रकार की उसमें हानि होती है, तो बैंक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। बैंक को ये पूर्ण सुरक्षा जतानी होती है कि यदि हमारी कोई भी वस्तु, हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, हमारे कोई भी अधिकार पत्र, हमारे अंश पत्र वगैरह कुछ भी यदि बैंक में लॉकर में सुरक्षित रखे हैं, तो बैंक उन सब की सुरक्षा करेगा। यदि बैंक को किसी भी प्रकार की कोई हानि हुई है, आर्थिक हानि हुई है, तो उसकी भरपाई भी बैंक को ही करनी होगी। उसके बदले में बैंक ग्राहक से कुछ शुल्क वसूल करता है, कुछ कमीशन लेता है, जो बैंक और ग्राहक के संबंध को दिखाता है। चूँकि ग्राहक अपनी धरोहर बैंक के पास रखता है, अपनी धरोहर बैंक के पास सुरक्षा के तौर पर रखता है, वो धरोहर रखने वाला है, तो इसलिए उसको कहेंगे धरोहरकर्ता। उसके लिए उसका नाम क्या होगा? धरोहरकर्ता। और इसी की तरह जब बैंक सुरक्षा के तौर पर उसकी धनराशि अपने पास रखता है, तो वो कहलाता है धरोहरधारी, क्योंकि वो उसको धारण करता है। धरोहरधारी का मतलब आपकी अमूल्यवान वस्तुओं को, धरोहर को सुरक्षा के तौर पर अपने पास धारण करना, रख लेना। तो बैंक चूँकि हमारे मूल्यवान वस्तुओं को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सुरक्षित रखता है, तो वो धरोहरधारी कहलाता है। और चूँकि ग्राहक का सामान बैंक के पास रखा जाता है, तो वह धरोहरकर्ता कहलाता है। तो इसी प्रकार से हमने पढ़ा बैंक और ग्राहक का संबंध। बैंक और ग्राहक के संबंध को हमने विभिन्न प्रकार से देखा। 3 महत्वपूर्ण संबंध बताए गए हैं: ऋणी और ऋणदाता का संबंध, प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध, और तीसरा है धरोहरधारी एवं धरोहरकर्ता का संबंध। तो आज का ये टॉपिक बच्चों आज इतना ही होता है। धन्यवाद।